हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को कवर कर रहे हैं। देखो, पिछले पार्ट में अपने ये देखा था कि कैसे थर्ड स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई, फिर उन्होंने एक अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और राजा को कहा कि आप इसे फॉलो करो। पहले तो राजा ने इस चीज़ को मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब राजा ने देखा कि कंडीशन जो फ्रांस की है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, तो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेशनल असेंबली का। तो अब जो फ्रांस था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, तो देखो इसमें बेसिकली था कि राजा तो अभी भी लुईस 16 थे, लेकिन जो उनकी पावर थी वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई थी। अब उनके पास पहले जितनी पावर नहीं थी और उनको जो रूल करना था, ठीक है, उनको कैसे रूल करना था ये उनको बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि आपको इस तरह रूल करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली पूरा ये बताया गया था कि राजा को कैसे रूल करना है और अब जो सारी पावर है उसको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, किन किन लोगों के पास क्या क्या पावर होगी। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखो, द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड बाय नेशनल असेंबली इन 1791। तो 1791 में नेशनल असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना लिया था। अब इसमें उन्होंने क्या किया था, दे सेपरेटेड द पावर्स एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब उन्होंने पावर क्या किया था, सेपरेशन कर दिया था। मतलब पूरी पावर वो चाहते थे कि किंग के पास ना रहे, पावर उन्होंने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 3 पार्ट में उन्होंने पावर पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पहला था द लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखो, ये आइडिया आपको अगर याद होगा तो ये आइडिया इन्होंने लिया था मॉन्टेस्क्यू की बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज से। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया था कि हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, जिससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, जो रूलर्स है वो भी अच्छे से रूल कर पाए और ये लोगों के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली अब कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज हुआ था उसके हिसाब से वहाँ पे जो फ्रांस में जो अब कंट्रोल था, किसके पास कितनी पावर थी, कैसे था। तो देखो, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर 3 पार्ट थे बेसिकली। अब इसमें भी इससे पहले हम समझ लेते हैं एक्टिव सिटीजन क्या है और पैसिव सिटीजन क्या है। तो देखो, एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो वोट कर सकते थे। ठीक है, ये अप्रॉक्स 4 मिलियन के आसपास थे टोटल फ्रांस की पॉपुलेशन में से। ठीक है, और इनमें सिर्फ वही लोग थे, पहली बात तो इसमें सिर्फ मैन थे, वुमेन इंक्लूड नहीं थी, और सिर्फ वही लोग थे जो 25 ईयर्स प्लस है, मतलब 25 साल से ज़्यादा की एज है। और इसके अलावा 25 साल से ज़्यादा की एज होना सिर्फ ज़रूरी नहीं था, ये भी ज़रूरी था कि वो कम से कम टैक्स भी दे। और कितना टैक्स देना है उनको, जो उनकी लेबरर्स वेज, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जो सैलरी उनकी होती है, ठीक है, या जो उनकी इनकम होती है, तो उनको अपनी 3 दिन की इनकम पूरा टैक्स पे करना है। अगर वो ऐसा करते हैं तभी वो एक्टिव सिटीजन है, तभी वो वोट कर सकते हैं, नहीं तो वो पैसिव सिटीजन है। जैसे सपोज करो एक आदमी है जो रोज 2 रुपए कमा रहा है। ठीक है, अब 2 रुपए कमा रहा है तो उसकी 3 दिन की अर्निंग कितनी हो गई, 6 रुपए। तो अब उसको 6 रुपए टैक्स पे करना है। ठीक है, 6 रुपए पूरे मंथ में 6 रुपए उसको टैक्स पे करना है। अगर वो ऐसा करता है तो एक्टिव सिटीजन है। अब इसके अलावा पैसिव सिटीजन क्या कौन थे, तो पहली बात, अगर इन मैन को हटा दे तो जितने मैन बचे थे, रिमेनिंग मैन, वो थे वुमेन्स थे, चिल्ड्रन थी, यूथ थी, मतलब इनको हटा के बाकी जो बचे थे वो पैसिव सिटीजन्स में थे। अब देखो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन्स के पास हमने जैसे देखा राइट टू वोट था, तो वो किसको किसको वोट कर सकते थे। तो पहले तो एक्टिव सिटीजन अपने में से ही कुछ इलेक्टर्स को चूज करते थे। अब इलेक्टर्स कौन थे, ऑलमोस्ट 50,000 मैन होते थे 4 मिलियन में से, जिनको एक्टिव सिटीजन्स चूज करते थे, जो आगे जाके इन्हीं में से नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी चुने जाते थे। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे ये लेवल 1 और लेवल 2 है। लेवल 1 में क्या होता था कि इलेक्टर्स होते थे, ठीक है, जिसमें 50,000 मैन होते थे। ठीक है, और इनको कौन चूज करते थे, एक्टिव सिटीजन्स। और बाद में इन्हीं इलेक्टर में ये आपस में वोट वगैरह करके इनमें से ही फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स चूज किए जाते थे। और नेशनल असेंबली में कितने मेंबर होते थे, 745 मेंबर। ठीक है, अब ये नेशनल असेंबली आती किस पार्ट में थी, तो देखो ये आता था लेजिस्लेचर के अंडर। ठीक है, नेशनल असेंबली का जो काम था वो काम था कि ये अलग अलग लॉज बना सकते हैं,
ठीक है, या कोई लॉ में अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए या कोई चेंज चाहिए वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने देख लिया कि एक्टिव सिटीजन बेसिकली किसको चूज करते थे, इलेक्टर को। ठीक है, जो 50,000 मैन इन्हीं के ग्रुप में से होता था, और इलेक्टर को जब ये चूज करते थे तो उसके बाद यही इलेक्टर वोट देके नेशनल असेंबली, इन्हीं में से 50,000 आदमियों से नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स हमें मिलते थे। अब उसके बाद अगर हम बात करें जज की, तो देखो जज भी कौन चूज करता था, एक्टिव सिटीजन, किसके थ्रू, वोट के थ्रू। ठीक है, और जज किसको देखते थे, जुडिशरी। जुडिशरी में मतलब वो देखते थे कि अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहा है तो उसको क्या सजा देनी है, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट वगैरह होता है तो वैसे उस टाइप में। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव में जो आता था वो था किंग और मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स कौन थे, ये मिनिस्टर्स भी नेशनल असेंबली में से ही और कुछ लोगों को चुना गया था मिनिस्टर। मतलब समझ लो अगर आप सपोज कर लो कि 50,000 लोग हैं, ठीक है, 50,000 लोग में से 745 लोगों को चुना गया नेशनल असेंबली में। अब इनमें से और कुछ लोगों को चुना गया मिनिस्टर में, इनको और कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। ठीक है, और किंग भी था। ठीक है, किंग एग्जीक्यूटिव देख सकता था, और नेशनल असेंबली किंग और मिनिस्टर दोनों को कंट्रोल करती थी। इसके अलावा किंग के पास एक वीटो पावर भी थी। वीटो पावर में क्या था कि अगर नेशनल असेंबली कोई लॉ पास कर रही है तो किंग उसमें बता सकता है कि हाँ उसको इस लॉ से एग्री है कि डिसएग्री है, मतलब उसको ये लॉ सही लग रहा है कि नहीं, हाँ या ना, वो इसको बता सकता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि किंग के पास एग्जीक्यूटिव में आता था किंग। एग्जीक्यूटिव में मतलब उसको ये देखना था कि बेसिकली अब जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं, लोग लॉ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो लॉ में राइट्स दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, वो लोग सारे लोगों को अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अब अगर आपको इलेक्टर वाले ग्रुप में आना है, ये जो 50,000 मैन वाला है, ठीक है, और अगर आपको इलेक्टर के बाद नेशनल असेंबली वाले ग्रुप में भी आना है, तो इन दोनों में भी अगर आपको आने के लिए एक और कंडीशन थी कि आपको जो टैक्स पे करते थे लोग, उनमें जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे लोग, उनमें आपको रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ये एक कंडीशन थी। जैसे देखो हमारे यहाँ भी अलग अलग, जैसे आपको अगर पंचायत के इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपके लिए एक कंडीशन है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे भी एक कंडीशन थी कि अगर आपको इलेक्टर बनना है, ठीक है, या इलेक्टर के लिए क्वालिफाई आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग मुझे चुने, ठीक है, मैं रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूँ, तो लेकिन सबसे पहले आपको उसके लिए हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आना पड़ेगा। अब देखो इसमें था लास्ट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की कैसे मैन और सिटीजन को क्या क्या राइट्स मिले। ठीक है, अब इनमें भी कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसमें थे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब जीने का अधिकार था, बोलने का अधिकार था। ठीक है, अपने ओपिनियन रखने के अधिकार है कि हाँ ये चीज़ सही है कि गलत, इस टाइप में। ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई भी लॉ के पहले इक्वालिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टाइप के उनको राइट्स मिले थे। ठीक है, अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों ने बनाया था उन्होंने ये माइंड रखा था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरह बनाना चाहिए कि जिससे थर्ड स्टेट के ऊपर जो भी आज तक ये लोग फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग उनको सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, वो अब ना हो, सबको जीने का अधिकार है, तो सब एकदम इक्वालिटी के साथ जिए। और उसके अलावा ये राइट्स कैसे थे, ये नेचुरल और इनएलिएनेबल थे। अब नेचुरल मतलब कि ये सारे लोगों को, जो फ्रांस का एक एक नागरिक था उसको ये बाय बर्थ प्रोवाइड थे। पहले के जैसा नहीं था कि आपको फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में हो तभी आपको मिलेंगे, आपको बस फ्रांस के आप सिटीजन हो तो ये राइट आपको मिलेगा बाय बर्थ नेचुरली। और इनएलिएनेबल मतलब कि आपसे ये कोई राइट छीन नहीं सकता, ये आपका अधिकार है, आपके पास जो जो अधिकार है आप उसको उठा सकते हो। ठीक है, मतलब आपसे बेसिकली कोई इसको छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में हमने स्टूडेंट देखा कि कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। ठीक है, और कैसे अब जो पावर थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। ठीक है, जुडिशरी में जज थे, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर थे, लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली और इलेक्टर 2 लोग थे। अब बेसिकली इसके अलावा भी हमने ये भी देखा कि एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन क्या होते हैं, कौन कौन से राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से समझ आए होंगे। अब तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।